अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलें जी, आज का लेक्चर में स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि पहले हम जो है वो पहले जो 6 चैप्टर्स हैं वो कंसोलिडेशंस के हैं, तो वो हम एट द एंड ऑफ द लास्ट में करेंगे। और उसके बाद जो है हम सारा बाकी जो है सारा हम अभी आज स्टार्ट करने लगे हैं। तो अभी पहले में क्या करते हैं, आइए पहले हम अभी स्टार्ट करें लेक्चर। इसमें हम स्टार्ट करने लगे हैं फॉरेन एक्सचेंज से, चैप्टर नंबर 7। फर्स्ट 6 चैप्टर हम लोग नहीं कर रहे, बाद में करेंगे बिल्कुल एंड पे, जब हमारे सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो कंसोलिडेशन में एंड पे करेंगे। 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसको कंटिन्यूटी में लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। सारे चैप्टर जो है उसके कंटिन्यूटी में देखेंगे। यहाँ पे अब बात करने लगे चैप्टर नंबर फॉरेन करेंसी की, चैप्टर नंबर 7। इसमें जो स्टैंडर्ड डिस्कस करने लगा है हमसे, ये वो डिस्कस करेगा IAS 21। IAS 21 क्या कहता है? द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड है, देखने में मुश्किल लगता है ये कि पता नहीं क्या होने लगा इसके अंदर। इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको थोड़ा सा पहले इसको गाइड करता हूँ कि स्टैंडर्ड क्या बात करेगा आपसे। उसके बाद जो है हम इसको जो है वो डिटेल में चेक करेंगे। स्टैंडर्ड क्या बात हमसे करेगा वो हम देख लेते हैं कि हमसे क्या बात करेगा। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड जो है इसका नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। होता क्या है कि IAS 21 में क्या कह रहा है? देखिए जी क्या कह रहा है स्टैंडर्ड में। इस स्टैंडर्ड में कह रहा है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। कोई भी कंपनी है आपकी, कोई भी एंटिटी है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी है। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी कंपनी बनाएगी वो किस करेंसी में बनाएगी। नॉर्मली क्या होता है, हम पाकिस्तान में बैठे हुए, हमने कंपनी रजिस्टर कराई। अब हमने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, हमने कहा कि हम करेंसी को यूज करेंगे, हम पाकिस्तान रुपीज यूज करेंगे। नॉर्मली हमारा एक सेंस होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो कहता है नहीं, आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, जब आपने जो अपने फाइनेंशियल बनाने हैं, जो आपने अपना कंप्यूटर सिस्टम चलाना है, जो ERP सिस्टम चलाना है, जो भी आपने लैंग्वेज यूज करनी है, वो जो करेंसी होगी वो कौन सी करेंसी होगी? वो आपकी फंक्शनल करेंसी होगी। ठीक है जी। आपने फंक्शनल करेंसी जो है इस पे, ये आपकी मेन करेंसी होगी, इसमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। तो ये स्टैंडर्ड जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपसे ये बात करेगा कि आपको फंक्शनल करेंसी को सिलेक्शन कैसे करनी है आपने। थोड़ी सी इस पे डिस्कशन करके लेके चलेगा। फिर ये बताएगा आपको कि फंक्शनल करेंसी के अलावा कौन कौन सी करेंसी आप यूज कर सकते हैं। उसमें ये आपसे बात करेगा कि पहले लेवल पे तो आपकी फंक्शनल करेंसी है जिसमें आपके फाइनेंशियल बन रहे हैं, जिसपे आप का सारा काम कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास एक दूसरी करेंसी आएगी, प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है? अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, अब मेरी करेंसी क्या होनी चाहिए? पाक भी होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरी फंक्शनल करेंसी US डॉलर आ गई है और मैं सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट US डॉलर में बना रहा हूँ, तो जब मैं टैक्स वालों के पास अपने अकाउंट्स लेके जाऊंगा, जब मैं GST वालों के पास अपने अकाउंट्स लेके जाऊंगा, तो वो कहेंगे भाई ये US डॉलर में क्यों लेके आ गए, उसको रुपीज में लेके आओ। तो मुझे अपने टैक्स डिपार्टमेंट्स के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो भी US डॉलर बनी हुई है इसको पाक रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। उसके बारे में स्टैंडर्ड आपसे डिस्कस करेगा। तीसरी बात जो डिस्कस करेगा वो बात करेगा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, अभी फॉरेन करेंसी क्या है, इस पे स्टैंडर्ड वाला डिस्कशन नहीं करेगा आपसे। वो कहीं वही बात करेगा, कहेगा यार आपने फंक्शन करेंसी सारा सबसे सीख लिया, प्रेजेंटेशन करेंसी आपने हमसे सीख लिया, अब इसके अलावा जो भी करेंसी है वो आपकी फॉरेन करेंसी है। ठीक हो गया जी। तो पहले जो पहला पार्ट है स्टैंडर्ड का, वो इन तीन चीजों को डिस्कस करेगा। इसमें से भी दो को डिस्कस करेगा, फंक्शन करेंसी को डिस्कस करेगा और प्रेजेंटेशन करेंसी को डिस्कस करेगा। फॉरेन को डिस्कस नहीं करेगा, वो कहेगा बैलेंसिंग जो है वो सारा यही है। अब थोड़ा सा जब आगे फ्लो चलेगा, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है जनाब ये फंक्शनल करेंसी आप डिसाइड कर लेंगे, स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने डिसाइड कर ली। उसमें एक चीज आपको देखनी है कि फंक्शनल करेंसी है, वो कहता है ये एक एस्टिमेट है आपका, जो कभी चेंज हो सकता है। अभी मैंने मेरी मेरी फंक्शनल करेंसी जो थी अभी US डॉलर थी,
थोड़े से बाद क्या हुआ, मेरा बिजनेस चेंज हुआ, मेरा बिजनेस यूरो साइड पे चला गया, तो मेरी करेंसी फॉरेन करेंसी जो है, फंक्शन करेंसी जो है वो यूरो हो जाएगी। तो ये एक एस्टिमेट है जो चेंज होता रहेगा। तो जब ये चेंज होगा तो इस पे IAS 8 लगेगा, और IAS क्योंकि चेंजिंग एस्टिमेट है तो हम इसको प्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे। हम कहेंगे ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, उसके हिसाब से हम IAS 8 के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये जो चेंज है इसके अंदर, इस चेंज को क्या कहेंगे, ये चेंज जो है ये चेंज इन एस्टिमेट है। ठीक है जी। और फंक्शन करेंसी हमेशा एक ही होगी आपकी, एक एक टाइम में एक ही होगी, दो नहीं हो सकती। आपको एक ही करेंसी में काम करना है। उसका जब प्रेजेंटेशन करेंसी पर आप जाते हैं तो स्टैंडर्ड होता है, ये जो है ये आपका, जब अगर प्रेजेंटेशन करेंसी आपकी चेंज होती है तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो जब IAS 8 पे जाएंगे तो वहां जाके इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है। और अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से अगर आप बाद में प्रेजेंटेशन करेंसी चेंज करनी है तो आप उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे IAS 8 में। अब फंक्शन करेंसी तो सिंगल हो सकती होगी, लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी एट अ टाइम आपकी मोर देन वन हो सकती है। आपकी मदर कंपनी US पे बैठी हुई है, आप पाकिस्तान में कंज्यूम बना रहे हो, अकाउंट प्रेजेंट करके पेश कर रहे हो, आप यूरो में काम करना चाहते हो, यूरो में आपका आपके कस्टमर्स हैं, कहते हैं यार यूरो में बना के भेज दो, आप कहते हैं ठीक है इसको यूरो में कन्वर्ट करके भेजते हैं। ठीक है जी। तो आप प्रेजेंटेशन करेंसी जो है मोर देन वन हो सकती है, फंक्शन करेंसी जो है मोर देन वन नहीं हो सकती। तो ये सारे डिस्कशन हम इसमें करेंगे स्टैंडर्ड में आगे जाके। पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा स्टैंडर्ड का। दूसरा पार्ट स्टैंडर्ड का क्या होगा, दूसरा पार्ट जो स्टैंडर्ड का होगा वो हमें कहेगा कि आपने इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। अब जैसे हमने कहा कि हमने फंक्शन करेंसी से जो है प्रेजेंटेशन करेंसी में अकाउंट्स बनाने हैं, तो वो अकाउंट्स कैसे बनेंगे, हमारे जो फॉरेन करेंसीज है, फॉरेन ट्रांजेक्शन है वो कैसी होगी, उसको हम कन्वर्ट करके कैसे लाएंगे। अब अगर मान के ही चले कि हमने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रही है वो बन रही है ₹5 में। ठीक है जी, ₹5 में मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी ट्रांजेक्शन हो रही है, ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, मेरी एक्सपोर्ट हो रही है, मेरी इंपोर्ट हो रही है, किसमें हो रही है, डॉलर में हो रही है। अब मुझे डॉलर को जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो उसको कन्वर्ट करना है रुपीस में। ये स्टैंडर्ड इस पे बात करेगा आपसे कि अब इस डॉलर को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपनी ट्रांजेक्शन को कैसे। अभी ट्रांजेक्शन कहाँ जा रही है, सारी P&L पे जा रही है, बैलेंस शीट पे जा रही है। ठीक है जी। तो आपको स्टैंडर्ड ये बताएगा कि जब आप कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको आपने किस रेट पे कन्वर्ट करना है, जब आप वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू P&L होगी, आपने किस रेट पे कन्वर्ट करना है जब वो रिलेटिंग टू बैलेंस शीट होगी। उसके बाद स्टैंडर्ड आपसे डिस्कस करेगा कि आपने ट्रांजेक्शन की, सपोज करें आपने ट्रांजेक्शन कब किया, आपने इंपोर्ट किया, आपने इंपोर्ट आपका हो रहा है सितंबर में। ठीक है, सितंबर में आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, उसको कन्वर्ट कर लिया। फिर वही अगर चीज आपकी बात दिसंबर में मौजूद है तो दिसंबर में आपको, जब आपका एरिया क्लोज हो रहा है उस टाइम उसको क्या करना है, क्या उसको उसी रेट पे हम लेके आएंगे, या अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो गया है तो क्या हम उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें इस ट्रांजेक्शन में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड के आगे अगले अगले चैप्टर में, कि अगले आगे जाके स्टैंडर्ड इसको डिस्कस करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये बात हमसे करेगा फॉरवर्ड ऑपरेशन की। फॉरेन ऑपरेशन क्या है, फॉरेन ऑपरेशन है आपने US में ब्रांच बना ली है, आपने US में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके उसमें आपने मोर देन 50% पार्टनर बन गए। तो अब वहां से आपको बिजनेस आ रहा है, आप यहाँ से उस कंपनी को लोन दे रहे हैं, उस कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं, उस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो किस रेट पे होगी। फिर ये कंपनी को आप कंसोलिडेट करेंगे, इसकी जो कंसोलिडेशन होगी वो कैसे होगी, जब साल खत्म होगा उसकी बैलेंस शीट उठा के आप अपने अपने उसका फाइनेंशियल अपने फाइनेंशियल में मर्ज करेंगे, उसका P&L अपने P&L में लेके आएंगे, उसका उसकी बैलेंस शीट अपनी बैलेंस शीट में लेके आएंगे।
तो वो कैसे लेके आएंगे। उसके बाद ही बात करेगा कि आपने करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, अब कंपैरेटिव तो क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कंपैरेटिव पे आपने रेट कुछ लगाया हो, अभी रेट बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो कंपैरेटिव के साथ क्या होगा। फॉरेन ऑपरेशन के साथ आप शेयर परचेज कर रहे हैं, शेयर परचेज की परचेज कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ये फ्लो जो है सारा स्टैंडर्ड आपसे जिससे क्वेश्चन में ये डिस्कस करें। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि ये स्टैंडर्ड कैसे फ्लो करें, और बिल्कुल सिंपल जिस तरह मैंने आपको ये बताया है इसी तरह स्टैंडर्ड चलेगा, और हम इसको एक एक चीज को जो है आप एलिब्रेट करते रहेंगे। जहां पे आपको समझ नहीं आएगी आप मुझे बताइएगा, मैं आपको मजीद, अब तो मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको जहां समझ नहीं आएगी आप मुझे बताते रहिएगा, सर यहाँ समझ नहीं आ रही, तो हम उसको वहां पे जो है वो एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है जी। चले अब हम वापस आते हैं स्टैंडर्ड्स को, मैंने थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया कि स्टैंडर्ड क्या बातें कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं ये क्या, इसका फ्लो कैसे चलता है। कहता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, द इंडिविजुअल एंटिटी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, द इंडिविजुअल एंटिटी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉरेन ऑपरेशंस। ठीक है, वही बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल एंटिटी मैंने कहा अपनी कंपनी रजिस्टर कराई है, उसकी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी फंक्शन करेंसी क्या होगी, उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगी, उसकी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी क्या होगी, उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर्स की है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जो एट एंड ऑफ द ईयर रिपोर्टिंग पीरियड जो है आपका 31 दिसंबर, तो वहां पे उसको कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो सारा हम यहाँ पे स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉरेन ऑपरेशन की अकाउंटिंग कैसी होगी, वो सारा यहाँ पे डिस्कस होगा। ठीक है जी। तो इसको हम आपके लेके चलते। इंट्रोडक्शन की बात अगर करें, कहता है मेनी बिजनेसेस हैव ट्रांजैक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर डोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसीज। These transactions need to be translated into companies' own currencies in order to record them in the ledger accounts. For example, in Pakistan, company may take out a loan from a French bank in euro, but we record the loan in its ledger account in rupees. तो आपने लोन लिया, फॉरन लोन लिया आपने, और उसको आपने रिकॉर्ड कैसे कर दिया, आपने उसको यूरो में लिया और लेजर में उसमें रुपीज में रिकॉर्ड करना है, तो आप कैसे करेंगे। ए पाकिस्तानी कंपनी में सेल्स to a Japanese company invoice in yen, but will record the sale and trade receivables in their books of account. तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ग्रुप often settled overseas entities, a parent company might own foreign subsidiary. अभी बात जो फॉरेन ऑपरेशन मैंने बात की वो फॉरेन सब्सिडी कह रहा है या फॉरेन एसोसिएट है। देखिए आपने आपको एसोसिएट को भी कंसोलिडेट करना है, आपको सब्सिडी को भी कंसोलिडेट करना है, आपको जॉइंट वेंचर को भी कंसोलिडेट करना है। वो कैसे करते हैं उसके लिए हमारे पास अलग स्टैंडर्ड्स मौजूद है। The foreign entity will normally maintain its accounting records and prepares its financial statements in the currency that is different from the currency of the parent company and the group of the consolidated. अब क्या हो रहा है, जो यूएस में मेरी ब्रांच है वो यूएस डॉलर में अपने फाइनेंशियल बना रही है, उसकी फंक्शन करेंसी यूएस डॉलर है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरी फंक्शन करेंसी जो है पाक रुपीज है, तो उसको आपने कैसे वहां से यूएस डॉलर को लाके रुपीज में कन्वर्ट करके अपनी बुक्स में मर्ज करना है। For example, the Pakistan company has US subsidy. The financial statement of the US subsidy will be prepared in US dollar, but will need to be translated into rupees for the purpose of preparing the group consolidated financial statement. Scope में क्या बात करता है इसका, scope कहता है this standards shall be applied in accounting for transactions and balances in foreign currencies except क्या शामिल नहीं है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहाँ कवर्ड होगा, ये कवर्ड होगा IFRS 9 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, तो वहां पे वो कहता है इसका ट्रीटमेंट आप कर लें, यहाँ पे इसको हम कवर नहीं करेंगे। In translating reserves and financial position of foreign operations that are included in the financial statement of the entity by consolidation or equity method. तो उसने आपको दूसरी बात क्या की, उसने कहा जो आप अगर कंसोलिडेशन करते हैं इक्विटी मेथड से, ठीक है ना जी, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। Financial position in the foreign operation that are included in the financial statements of the entity by consolidation or equity method लगता है आपका एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को जब आप कंसोलिडेट करते हैं वहाँ पे इक्विटी मेथड लगता है, तो वो कहता है वो इसमें शामिल नहीं है। आपको जो है एक्विजिशन मेथड से जब ये कंसोलिडेशन होगी तो वो इसमें लगेगा। एक्विजिशन मेथड हम जो है वो सब्सिडी पे अप्लाई करते हैं।
तीन किस्म की कंसोलिडेशन होती है, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और सब्सिडीज। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की जो कंसोलिडेशन होती है वो उसमें इक्विटी मेथड लगता है, जो उसने कहा यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ कंसोलिडेशन कहाँ करेंगे, हम एक्विजिशन मेथड पे करेंगे, वो सब्सिडी की कंसोलिडेशन होती है। फिर कहता है इन ट्रांजिस्टिंग एनएटी रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी। अब बात करता है कि उसमें अच्छा ये बात जो कर रहा है इसमें जो पहला पॉइंट था उसमें उसने एक्सेप्शन दी थी, ये आपका स्कोप आउट हो जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये स्कोप आउट है, स्कोप आउट सिर्फ डेरिवेटिव है, बाकी आपका इक्विटी मेथड और ये जो कंसोलिडेशन है ये इंक्लूडेड है। उसके बाद तो कहता है कि आपने प्रेजेंटेशन करेंसी जो है उसको आपने देखना है कि आपने इसको कैसा ट्रीटमेंट करना है। तो ये सब चीजें जो है हम इसमें देखेंगे। इसका मतलब है कि आपकी एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और सब्सिडी की तीनों की जो कंसोलिडेशन है वो इसमें शामिल है। The two main accounting issues, दो accounting issues क्या है? नंबर वन क्या है, what exchange rate should be used for translation, and second, how to account for the gains or losses arising from the rates। यहाँ पे देखे उसने आपसे दो बातें की हैं। उसने कहा जी आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको रेट देखना है कि रेट क्या लगाएंगे आप, ठीक है जी। आपने रेट चेक कर लिया, अब अगर रेट फ्लक्चुएट करेगा पिछले रेट से तो क्या होगा, लॉस होगा या गेन होगा, ठीक है जी। अब ये लॉस होगा या गेन होगा, उसमें उसने बात आपसे ये कर रहा है कि जब लॉस या गेन होगा उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। तो मैं आपको भी अभी एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ कि अब लॉस जो आएगा गेन आएगा उसकी दो ही कंडीशन है उसकी। क्या कंडीशन है उसकी, कि जब भी कोई प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा तो उसने कहाँ जाना है, उसने या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है या उसने ओसीआई में जाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें एक जनरल बात पता है, हमें ये पता है कि जब भी रीवैल्यूएशन होती है ना, तो रीवैल्यूएशन जब भी होती है आप किसी एसेट से करते हैं तो वो ओसीआई में जाते हैं, बाकी आपके सारे जो चीज चेंजेस है सारे पीएनएल में जाते हैं। तो यहाँ पे इस स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, पूरे स्टैंडर्ड में आपके काम आएगी। यहाँ पे जो चीज आएगी ना वो आपको बता दो, बाकी सारी चीजें पीएनएल में जाएंगी। वो कहता है कि अगर आपने इसमें फॉरेन ऑपरेशन में आपका पास फॉरेन ऑपरेशन है, फॉरेन ऑपरेशन आपका फॉरेन ऑपरेशन है, इसके अंदर इसको आपने लोन दिया, और ये लोन इस नेचर का है कि कोई वापस ही नहीं होना। जब एक फॉर्मेशन बंद होगा तभी आपको लोन मिलेगा, जब ये कंपनी डिसॉल्व होगी तभी आपको लोन वापस मिलेगा। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, इस तरह के जो लोन है आपके या इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये जो है ये आपकी ओसीए में जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे भी उसने आपको ऑप्शन दिए, उसने कहा देखिए दो चीजें हैं, एक आप बना रहे हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक आप बना रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप सेपरेट बना रहे हैं तो तब भी ये पीएनएल में जाएगा, कंसोलिडेटेड आप बना रहे हैं तो फिर ये ओसीए में जाएगा। यहाँ पे भी एक बीच में आके उठनी मारिए कि अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हैं फंड ऑपरेशन, तो इसमें जो आपने लोन दिया है इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो ये लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स है या लॉन्ग टर्म लोन्स है आपके, वो आपको नहीं भी मिलने तो पीरियड में जाएगा। लेकिन अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में बना रहे हैं तो वो आपका ओसीए में जाएगा, ये आपका ओसीए में जाएगा, ठीक है। बाकी आपके जितने भी होंगे सारे, वो आपके सारे ओसीए में जाएंगे, लेकिन ओसीआई से वो वापस जो है वो इधर कन्वर्ट हो जाएंगे। सिर्फ ये वाला जो लोन होगा ना, ये कहाँ पे कन्वर्ट होगा, ये रिटेन अर्निंग में कन्वर्ट होगा। तो रिजल्ट क्या निकला कि मेरे जितने भी एक्सचेंज गेन या लॉसेज हो रहे हैं, उससे मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा ये मेरे पीएनएल लेवल के हैं, ये ओसीआई के लेवल के हैं, तो मैं उसको जिस तरह मैंने आपको समझाया कि रिवैल्यूएशन वगैरह कोई हो रही है तो हम उसको ओसीआई में रखते हैं, ठीक है, जो भी अनरियलाइज है।
ओसीआई में रखेंगे, लेकिन वो ओसीआई से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पीएनएल में शिफ्ट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। जब भी वो रियलाइज होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, पीएनएल में चले जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक लोन ऐसा है जो रेजोल्यूशन, जब ये कंपनी रिजॉल्व होगी तभी रिजॉल्व होगा और ये ओसीआई से निकल के रिटेन में चला जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट थोड़ा समझ आया आपको कि दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? ये आपको पूरे स्टैंडर्ड में ना ये पॉइंट डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पहले डिस्कस कर दिया कि ये पॉइंट कैसे फ्लो करेगा। दोबारा भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब भी कभी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, उस एक्सचेंज डिफरेंस को स्वाय एक के, उस एक्सचेंज डिफरेंस को पहले तो हम देखेंगे रियलाइज है अनरियलाइज है, वो हमें आइडिया हो जाएगा। जिस तरह रिवैल्यूएशन पे अगर कोई आ रहा है तो हम उसको ओसीआई में रखेंगे। अब ओसीआई से वो कहाँ जाएगा, वो सारे के सारे ओसीआई जाके दोबारा जब जैसे ही वो रियलाइज होंगे वो पीएनएल में जाके गिरेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। लेकिन वो वाला एक्सचेंज डिफरेंस जो ऐसे लोन पे, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स पे जो हमने उस प्रोविजन को दिए हुए हैं, जिसकी रिकवरी जो है वो डेजोलेशन पे होनी है, तो वो जो अपने रिकवर होंगे तो वो रिटेन अर्निंग में चले जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी यहाँ पे आगे चलते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है, इसको मजीद जो है साथ साथ जो है इसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। Before looking to these account rules in details, it is important to understand the precise meaning of key words. Key definition कुछ है, वो देखिए क्या कहता है। कहता है presentation currency, the currency in which financial statements of an entity be presented. प्रेजेंट किया, मेरी फंक्शन करेंसी थी, मैं जो पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरी कंपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है रुपीज में, मेरा ईआरपी सिस्टम चल रहा है रुपीज में। लेकिन यूएस में मेरा मेरी मदर कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट की है, वो कहते हैं कि मुझे आप यूएस में अकाउंट बना के भेजते हैं, मैं उसको यूएस में अकाउंट कन्वर्ट करके भेजता हूँ, तो उसको कहते हैं ये प्रेजेंटेड करेंसी है। फंक्शनल करेंसी क्या है, द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये देखिए जी इसकी डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है फंक्शनल करेंसी द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसको समझ ले, प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है एनवायरनमेंट क्या है, वो ये कहता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं गारमेंट्स बना रहा हूँ, तो वो सारी की सारी गारमेंट जो है मैं अमेरिका भेज रहा हूँ, मैं एक्सपोर्टर हूँ, 100% एक्सपोर्टर हूँ। तो मैं किसकी इकोनॉमी पे बेस कर रहा हूँ, मैं यूएस इकोनॉमी पे बेस कर रहा हूँ। मेरे सारे ऑर्डर जो है वो यूएस पे लगे हुए। अब अगर यूएस की इकोनॉमी क्लैप्स कर जाती है सॉरी, तो क्या होगा, मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा, मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो मेरी प्राइमरी इकोनॉमी कौन सी है, यूएस इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी नहीं है। क्यों, मैं सारा कस्टमर मेरा उधर ही बैठा हुआ है, मैं सारा माल बनाकर उधर भेजता हूँ। अगर वो इकोनॉमी डूब गई तो मेरा बिजनेस डूब जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बैठा तो मैं पाकिस्तान में हूँ, सारा काम मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ, फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाई हुई है, लेकिन मेरा बिजनेस बेस कर रहा है यूएस पे। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये जो आपकी प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, अगर यूएस है तो फिर आपकी जो फंक्शनल करेंसी होगी वो यूएस डॉलर होगी। ये स्टैंडर्ड इस बात को भूल गया, वो कहता है आप जिस कंट्री में बैठे हैं उस कंट्री की करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी नहीं है। आपको ये देखना है कि किस इकोनॉमी पे आपका बिजनेस बेस कर रहा है। वो इकोनॉमी जो है किसकी जो करेंसी है उस कंट्री की, वो आपकी फंक्शनल करेंसी होगी। आप जो अपनी बुक्स लिखेंगे वो उस करेंसी में लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फॉरेन करेंसी की बात करता है, एक करेंसी अदर देन द फंक्शनल करेंसी ऑफ द एंटिटी। तो फंक्शनल करेंसी के बाद जितनी भी करेंसी आपकी है वो सारी की सारी आपकी फॉरेन करेंसी है। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन करेंसी को थोड़ा ब्रीफ करने लगा है। कहता है एन एंटिटी परमिटेड टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एनी करेंसी। ठीक है जी, तो इन एनी करेंसी है तो इसका मतलब है कि आपकी ये और मान हो सकती है। दिस रिपोर्टिंग करेंसी इज ऑफन द सेम एज अ फंक्शनल करेंसी बट डज नॉट हैव टू बी। सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, एक से ज्यादा भी हो सकती है। और या फिर जब आप प्रेजेंटेशन करेंसी जब चेंज करेंगे तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, उस पर आपका स्टैंडर्ड जो है वो आईएस जो है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला लगेगा। अब बात करता है फंक्शनल करेंसी की। कहता है व्हेन अ रिपोर्टिंग एंटिटी रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स it must identify its functional currency and make entities in that currency। तो आपने अपनी तमाम बुक्स जो है, आपका ईआरपी सिस्टम जो है, सब कुछ जो है वो इसी करेंसी में होगा। It will also typically prepare its financial statements in the functional currency. This rule applies to stand-alone entities, parent companies, and foreign operations such as foreign subsidiary branch।
When financial statements prepared in the functional currency are translated into different presentation currencies, the translation of assets and liability must comply with the IAS 21. IAS 21 describes the financial currency. अब वो कहता है फाइनेंशियल करेंसी को वो किस तरह डिस्क्राइब करता है। आप बिजनेस स्टार्ट किया, आपने देखना है फाइनेंशियल करेंसी आपने बनानी है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज करता है, इस वर्ड को आप जरा गौर से देखें कि वर्ड क्या है। ये कह रहा है जनाब करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस का वर्ड जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है इसमें। जो करेंसी इन्फ्लुएंस करेगी, किस पे इन्फ्लुएंस करेगी, सेल प्राइस पे, किसकी, ऑफ गुड एंड सर्विसेज की, वो आपकी फंक्शनल करेंसी होगी। तो जब मुझे अपनी कंपनी की फंक्शनल करेंसी को सिलेक्ट करना है, तो मुझे ये देखना है कि जब मैं सेल प्राइस बनाता हूँ जब मैं सेल प्राइस बनाता हूँ तो कौन सी करेंसी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। अब जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए जी, मैं कंपनी हूँ, ये एबीसीएन कंपनी है, ये कंपनी कहाँ रजिस्टर हुई, ये पाकिस्तान में रजिस्टर हुई। अब पाकिस्तान में रजिस्टर हुई, इसने अपनी फंक्शनल करेंसी सिलेक्ट करनी है। और फंक्शनल करेंसी वो होगी जिससे सेल प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। अब इसने क्या कहा, इसने कहा जनाब मैं तो 100% एक्सपोर्टर हूँ, 100% एक्सपोर्ट करूंगा। वेरी गुड। मैं जो इनवाइस करूंगा, जो मुझे पेमेंट आएगी, रिसीट्स होगी, वो डॉलर में होगी, ये भी डॉलर में होगी, और ये भी डॉलर में होगी, यूएस डॉलर में। अब हमने कहा कि जनाब आप जो है एक्सपोर्टर है, आपकी इनवाइस भी डॉलर में है, आपकी एक्सपोर्ट भी डॉलर में है, आपकी रिसीट्स भी डॉलर में है, पैसा भी डॉलर में, सब कुछ डॉलर में हो रहा है। तो जब हमने कहा कि प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपकी कौन सी है, वो भी आपने कहा जी यूएस है, क्योंकि अगर वो क्लैश कर गई तो आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी। तो हमारे जहन में ये आता है कि डेफिनेटली हमारी फंक्शन करेंसी जो है वो यूएस डॉलर होगी, और हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जो लिखनी पड़ेगी वो हमें यूएस डॉलर में लिखनी पड़ेगी। हमें जो अपना ईआरपी सिस्टम जो लगाना पड़ेगा, उस पर हम करेंसी का सेलेक्ट करेंगे, यूएस डॉलर करेंगे, और बाद में उसको में कन्वर्ट करके अपने टैक्स वालों को जो है प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन स्टैंडर्ड ने डेफिनेशन में कहा कि देखो यार, ये जो सेल प्राइस आप सेट कर रहे हो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आप सेल प्राइस जो सेट करते हो उस पर कौन सी करेंसी इन्फ्लुएंस कर रही है। अब मैंने कहा देखिए जी, मैं इसकी सेल प्राइस बना रहा हूँ, तो मैंने कहा जी सेल प्राइस क्या होगी इसकी, ₹1 लाख होगी। सपोज करें मैं लैपटॉप बना रहा हूँ, मैंने लैपटॉप बनाया और मैंने कहा लैपटॉप की प्राइस 1 लाख होगी। अब क्या होगा, अब अगर एक्सचेंज रेट ₹100 है पर डॉलर है, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे $1000 मिलेगा। ठीक है जी। तो ये देखें, मैं ये अब डॉलर है, ये रुपीस है, एक्सचेंज रेट रुपीस में, ये आपका रुपीस कन्वर्ट हो गया डॉलर में। मैंने कहा कि मैंने प्राइस जो फिक्स की ना, वो मैंने फिक्स की रुपीस। मैंने कहा जी एक लैपटॉप की प्राइस 1 लाख है। अब अगर डॉलर का एक्सचेंज रेट ₹100 है, तो मुझे $1000 में एक लैपटॉप में बेचता हूँ। ठीक है जी। अब अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, अब अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, 90 हो जाता है, तो मैंने कहा वेरी गुड, 90 हो गया है, तो मैं $900 में बेचता हूँ। अब अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा हो जाता है, तो मैं ज्यादा में बेचता हूँ, 110। तो ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया। जब एक्सचेंज रेट 900 होगा, मैं थोड़ा कमजोर हो गया, जब 100,000 होगा डिवाइडेड बाय 990, तो ये 1111 हो जाएगा। ठीक है जी।
और जब आपका रेट 110 होगा तो ये हो जाएगा आपका 909। अब आप ये देखिए, हमने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम उसकी प्राइस फिक्स करो $1000। जब रेट ऊपर नीचे होगा तो आपको जो है रुपीस में फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन आपने रुपीस को फिक्स किया हुआ है, आप रुपीस को छेड़ ही नहीं रहे और आप यूएस डॉलर को फ्लक्चुएट करे जा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा भाई जवाब बात ये है कि मसला ये है कि मैंने रेट फिक्स किया हुआ 1 लाख पर लैपटॉप। अब अगर मैं लैपटॉप का रेट 1,20,000 कर देता हूँ तो मार्केट के अंदर या दूसरे लोग कंपटीटर बैठे हुए हैं, वो कंपटीटर 1 लाख में सप्लाई कर देंगे और हमारा कस्टमर भाग जाएगा। तो मैं अपने लैपटॉप की प्राइस जो है वो 1 लाख से, जरा अपना माइक बंद कर रहा है, बीच में जरा डिस्टर्बेंस आई थी। अब मैं कंपटीटर की वजह से मैं अपने लैपटॉप की प्राइस जो है वो 1 लाख से आगे पीछे नहीं कर पा रहा। उसकी वजह क्या हो रही है, उसकी वजह ये हो रही है कि मेरी सेल प्राइस डॉलर में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखें, जो लैपटॉप की सेल प्राइस है उसको कौन सी करेंसी इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको पाक रुपीज इन्फ्लुएंस कर रहा है। कि मैंने पाक रुपीज में प्राइस फिक्स की हुई है, मैं डॉलर में प्राइस को फिक्स कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सब कुछ डॉलर में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी डॉलर में, सब कुछ डॉलर में है, लेकिन जो करेंसी इन्फ्लुएंस कर रही है मेरी सेल प्राइस को, वो रुपीज कर रही है। तो इस केस में जो मेरी फंक्शनल करेंसी सिलेक्ट करूंगा मैं पाक रुपीज करूंगा। अब देखें ये बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखो, कहते हैं इन्फ्लुएंस किसका है, इन्फ्लुएंस किसका है सेल प्राइस पे, इन्फ्लुएंस पाक रुपीज का हो रहा है। सब कुछ डॉलर में कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट भी डॉलर में कर रहा हूँ, पैसा भी डॉलर में आ रहा है, इन्वेस्ट भी डॉलर में हो रही है, सब कुछ डॉलर में हो रहा है। लेकिन जो सेल की प्राइस फिक्स करता हूँ मैं पाक रुपीज में फिक्स करता हूँ 1 लाख रुपए। तो वो स्टैंडर्ड कह रहा है कि जब आप जो प्राइस इन्फ्लुएंस कर रही है, जो करेंसी इन्फ्लुएंस कर रही है, वो करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी होगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं पाक रुपीज को मैं कहूंगा कि पाक रुपीज जो है वो मेरी फंक्शन करेंसी है। अब अगर मैंने इस पॉइंट पे डिसाइड कर लिया तो मुझे अगले पॉइंट चेक नहीं करनी। स्टैंडर्ड कहता है आपने कहा पहले पॉइंट पे सेल बेस पे आपने डिसाइड कर लिया है कि आपकी फंक्शन करेंसी क्या है, तो आप अगले स्टेप पे नहीं जाएंगे। तो अगले जो स्टेप दिए लेबर का दिया हुआ है करेंसी, अगले जो 3-4 स्टेप है वो मैं नहीं चेक करूंगा। हाँ, अगर मेरी मेरी सेल जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में हो रही है, यूरोप में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, चाइना भी भेज रहा हूँ, तो मैं सेल प्राइस पे जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मेरी फंक्शन करेंसी क्या है। तो फिर मैं सेकंड स्टेप पे जाऊंगा, मैं देखूंगा भाई लेबर मटेरियल एंड अदर कॉस्ट जो है वो किस करेंसी में हो रही है। ठीक है जी। तो अगर पहला पॉइंट मेरा सेल है, उस सेल की बेसिस में मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी फंक्शन करेंसी डिफाइन कर दूं। अगर नहीं कर पा रहा किसी वजह से, तो फिर मैं सेकंड पॉइंट पे जाऊंगा कि मेरी लेबर किस करेंसी में हो रही है। पर पाकिस्तान में बैठा हूँ तो डेफिनेट लेबनीज थाई लेबर में पाकिस्तानी है, पाकिस्तान रुपीज में पे कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल में मैं लोकली परचेज कर रहा हूँ, पाक रुपये में पे कर रहा हूँ। ठीक है ना जी। तो फिर मैं कहूंगा कि मेरी जो करेंसी है वो पाक रुपीज। लेकिन अगर मैं इंपोर्ट भी कर रहा हूँ, यूएस में भी इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं चाइनीज येन में भी इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं लोकल भी रुपीज में भी मटेरियल दे रहा हूँ, तो फिर मैं किसी वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहा अपने लेबर मटेरियल और कॉस्ट पे, तो फिर आप तीसरे स्टेप पे जाएंगे। वो कहता है अगर ये पहले स्टेप पे जब डिसाइड नहीं कर पाए, दूसरे पे डिसाइड नहीं कर जाए, फिर आप तीसरे स्टेप पे जाके चेक करेंगे कि इस स्टेप पे आप डिसाइड कर लें। वो क्या है, द करेंसी इन विच द फंड्स आर फाइनेंसिंग, कि आपने लोन किस पे लिया हुआ है, आपने किस करेंसी में लोन लिया हुआ है। आप उस करेंसी को अपनी फंक्शन करेंसी बना लें। अगर पहले दो में स्टेप में आपकी डिसाइड नहीं हुआ, अगर आपका यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हो पाता, तो फिर आप तीसरे चौथे स्टेप पे जाएं। चौथा स्टेप क्या है, द करेंसी इन विच द रिसीव्स ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली रिटेन्ड, कि आपके पास जो आप सेल करते हो पैसा आता है, उस पैसे को आप किस करेंसी में अपने बैंक में सेव करके रखते हो। अब मैं सारी मेरी सेल तो पाकिस्तान में हो रही है, मेरा सारा पैसा मेरे पास जो है वो आ रहा है, रुपीज में आ रहा है, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ यूएस डॉलर में, और यूएस डॉलर में मैं उसको सेव करता हूँ। तो फिर यूएस डॉलर जो है आपकी फंक्शन करेंसी होती है। तो आपने रिटेन किस में किया हुआ, किस करेंसी में आपका अपने कैश को आपने रिटेन किया हुआ है। ठीक है जी। तो वो करेंसी जो है वो आपकी फंक्शन करेंसी बन जाएगी। तो ये आपके स्टेप है, और ये स्टेप जो वन बाय वन चलेंगे। जिस स्टेप पे आपने डिसाइड कर लिया उससे अगले स्टेप पे अपनी बात करेंगे। द फंक्शन करेंसी इज नॉट नेसेसरी द करेंसी ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, जो कहता है जरूरी नहीं है कि उसी कंट्री की करेंसी हो इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स
और इट बेस द नेक्स्ट सेंटेंस द शो, नेक्स्ट सेंटेंस आपकी बताएगी क्या बात कर रही है आपसे। कहता जवाब P is a UK registered mining company whose shares are traded on London Stock Exchange. Its operating activities takes place. अब देखिए ऑपरेशन का टेक्स प्लेस हो रहा है इसका, उसका ऑपरेशन टेक्स प्लेस हो रहा है इसका साउथ अफ्रीका में। ये रजिस्टर का ये रजिस्टर हुई है ये लंदन में, तो ऑपरेशन तो सारा वहां पे हो रहा है। तो अगर साउथ अफ्रीका में इसका ऑपरेशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन है ये जो हमारी ये जो करेंसी है हमारी फंक्शनल करेंसी जो है वो हमारी साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो हमारी फंक्शनल करेंसी है। क्योंकि प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट कौन सी इकोनॉमिक एनवायरमेंट बेस कर रही है हमारे बिजनेस को, वो साउथ अफ्रीका की है। वो इकोनॉमी अगर क्लैप्स करी तो क्या होगा, मेरा बिजनेस गया। तो मुझे अब जो अपने अकाउंट्स लिखने हैं वो कौन सी करेंसी में लिखने हैं, साउथ अफ्रीकन करेंसी। ठीक हो गया जी। अब क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ इंग्लैंड में, जहाँ पे टैक्स रिक्वायरमेंट्स है, मुझे जगह जगह अपने अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं। ठीक है जी, तो मेरी प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी होगी, मेरी प्रेजेंटेशन करेंसी जो है वो पाउंड होगी। ये मेरी प्रेजेंटेशन करेंसी बन जाएगी लंदन की। इसके अलावा मैंने जितनी भी करेंसी से काम करूंगा वो सारी की सारी मेरी क्या बनेगी, वो मेरी फॉरेन करेंसी बन जाएगी। ठीक है जी, ये इसने नीचे लिखा हो अभी सारा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है क्या जी, एक्सचेंज रेट क्या है, द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है जी, स्पॉट रेट क्या है, स्पॉट रेट क्या है, द रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसने हमने ट्रांजेक्शन की है उस दिन जो रेट चल रहा होगा उसको आप स्पॉट रेट कहेंगे। क्लोजिंग रेट क्या होगा, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड का एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है आपका, अकाउंटिंग पीरियड जो स्टैंडर्ड होता है। ये स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज करता है वो रिपोर्टिंग पीरियड यूज करता है, वो आपका एयर क्लोजिंग या इस तरह की कोई और वर्ड यूज नहीं करता। 31 दिसंबर जो है इस तरह का वर्ड यूज नहीं करता। ये स्टैंडर्ड्स में जितने भी आप कहीं भी आपकी जब बात करेंगे पीरियड क्लोजिंग की तो वो बात आपकी रिपोर्टिंग पीरियड ही कर करेगा कि रिपोर्टिंग पीरियड कम हुआ है। तो नॉर्मली जो है हमारा रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही होता है। चले जाके to understand the concept of exchange rate and related definitions, see below illustrations. illustrations. आगे कुछ दो डेफिनेशन है। फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन क्या है, हमने कहा थी फॉरेन सब्सिडी आपकी है, आपकी एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, कोई आपकी ब्रांच है, whose activities are conducted in a country or country different from the functional currency of particular। ठीक है जी, तो फिर दूसरी कंट्री में हमने परचेस कराई हुई है, डिफरेंट करेंसी में काम कर रही है आपकी। नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, the amount of operating entity interest in the net assets of the corporations, कि आपने नेट इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई वहाँ पे। Exchange differences क्या है, the differences resulting from the translating a given number of units of one currency into another currency। Monetary item क्या है, monetary item वही है जो आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। Unit currency held and assets and liabilities to be received or paid in cash in fixed number of currency units। तो मॉनेटरी आइटम आपके कैश आइटम है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इरेडिबली कन्वर्ट हो, जिसका हमने प्राइस बोर्ड लिए हैं, तो वो जब इमीडिएटली वो कन्वर्ट होते हैं कैश में, तो ये सब आपकी जो है मॉनेटरी आइटम्स है। आपके रिसीवेबल्स हैं, अब रिसीवेबल्स आपके हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। ठीक है, आपकी पेमेंट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, हमने परचेजेस की हुई, हमें पेमेंट्स करनी है, तो वो सारी आपकी कैश में पेमेंट्स हैं, तो भी आपके जो है वो मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम आपके रिसीवेबल भी हो सकते हैं, आपके पेबल भी हो सकते हैं। The essential feature of monetary item is a right to receive or an obligation to deliver a fixed or determinable number of units of जो कहता है ये आपने अगर 100 रुपए लेने हैं तो 100 ही मिलने चाहिए आपको। ये नहीं होगा मैंने 100 देके मैं कहता हूँ 90 मिल जाएंगे, तो कहता है नहीं, फिक्स अमाउंट होनी चाहिए और आपको उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर आप कहेंगे आपका मॉनेटरी आइटम है। एग्जाम्पल में क्या है, पेंशन है एंड अदर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स हैं, पेड इन कैश, कैश डिविडेंड्स हैं, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी। अकाउंट्स पेबल्स है आपके, अकाउंट्स पेबल एक्स्ट्रा जो है आपके, जो रेगुलरली कन्वर्टेबल होते हैं कैश में, इक्वल अमाउंट जो होती है फिक्स अमाउंट में, उसको आप कहेंगे मॉनेटरी। तो वो कहता है नॉन मॉनेटरी क्या होंगे, जो मॉनेटरी नहीं होंगे वो नॉन मॉनेटरी होंगे, तो इसमें इस डिटेल में जाने की जरूरत है आपको। एग्जांपल दी हुई इसमें सब बिल्डिंग है आपकी, ठीक है ना, आपके टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, आप नॉन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आपके आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स हैं, तो जो आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आपकी हैं, ठीक है ना जी, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज हैं, डेफर्ड टैक्सेशन हैं, तो ये सारे कैश में कन्वर्ट तो हो जाते हैं लेकिन उस फिक्स अमाउंट में नहीं होते,
तो इसको आप कहेंगे कि आपके नॉन मॉनेटरी है। अब आगे बात करेगा इंडिविजुअल एंटिटी की, बात शुरू कर रहा है, उसके बाद ये आपसे बात करेगा फॉरेन ऑपरेशन की, इसको हम कंसोलिडेशन में लेके जाएंगे। कहता है जनाब, द एन इंडिविजुअल कंपनी may be transactions may have transactions that are dominated in foreign currencies. These must be translated into company's functional currencies for the purpose of recording the transactions in the ledger accounts and preparing the financial statement. ठीक है जी, तो आपने फॉरेन करेंसी में काम किया है, उसको आपने अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना है और फिर उसको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, आगे चले। These transactions may have to be translated on several occasions when the transaction or assets or liability transferred uh, translated on more than one occasion. It is translated at the time that it originally recognized and retranslated each subsequent occasion. तो जब आपने परचेस किया उस वक्त सपोज कर मैंने ट्रांजेक्शन सितंबर में की है, तो सितंबर का डेट लगेगा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी मेरी बुक में। फिर 31 दिसंबर आ जाएगा, मेरा रिपोर्टिंग पीरियड आ जाएगा, एंड होगा, तो वहां पे उसको देखेंगे उसको आपने किस तरह कन्वर्ट करना है। Retranslation may be required after the transaction has been recognized initially at the end of the financial year, end of the reporting period, when the transaction is settled, which may be either before or after the financial year. मैंने लो परचेस किया, परचेस सितंबर में किया, सितंबर में मैंने पेबल बुक कर लिया, अब मैं उसको अक्टूबर में पे कर रहा हूँ, तो अक्टूबर में जब पे करूंगा डेफिनेटली उसको करंट डेट में पे करूंगा, तो वहां पे जो है वो उसको आप उसको डेट पे उसका रेट लगाएंगे। जहाँ अगर मैं उसको पे नहीं किया है तो फिर आप उसको 31 दिसंबर में देखेंगे कि आपका जो पेबल है वो किस वैल्यू में रिकॉर्ड होगा। On each subsequent retranslation, the exchange difference will occur. This gives rise to a gain or loss on transactions from the exchange differences. तो डेफिनेटली जब आप चेंज करेंगे तो या ज्यादा पे करेंगे या कम पे करेंगे तो उसमें गेन और लॉस आएगा, तो उसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन ट्रांजेक्शन, translation of transactions. Initially क्या होगा? On initial recognition, a transactions in foreign currency must be translated at the spot rate. वो कहता है जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जब हमने कोई ऐसे परचेस किया या आपने कोई सेल या परचेस ट्रांजेक्शन की है, तो आपने उसको स्पॉट रेट जो उस दिन का रेट होगा उसी रेट पे आप ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में एंटर कर लेंगे। मैंने बिल्डिंग परचेस की, मैं कहूँगा बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट, कौन से रेट से जिस डेट को मैंने उसको परचेस किया। If the company purchases goods frequently in the foreign currency, वो कहता है कि यार अब देखो आप शेयर परचेस कर रहे हो, अब एक महीने में आपने जो है वो 2 लाख मैसेज इशू कर दी हैं, तो अब 2 लाख मैसेज को आप बैच प्रोसेसिंग करते हो एट द एंड ऑफ द मंथ, तो आप उसको कैसे करोगे? आपको तो वक्त पड़ जाएगा। तो वहां पे उसने आपको ऑप्शन दे दिया, आप ऐसा करें एवरेज रेट उस महीने का उठाएं और 2 लाख की मैसेज जो है एक ही झटके में आप बुक करते हैं। तो यहाँ पे आप को ऑप्शन दिया है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रोवाइडेड क्या है? प्रोवाइडेड दैट द एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली, कि जितना पाकिस्तान में हो रहा है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो आज का रेट कुछ था तो कल का रेट कुछ है, तो वहां पे नहीं कर सकते आप। अदरवाइज जो है अगर स्लाइट मूवमेंट है ऐसे रेट्स के अंदर, पॉइंट्स में मूवमेंट हो रही है, तो वो कहता है आप महीने का एवरेज रेट लगाए और अपनी 2 लाख ऐसे उसी एक रेट पे बुक कर ले आप। लेकिन पाकिस्तान में नहीं कर सकते, आपको पाकिस्तान में आपको साथ साथ ही करना पड़ेगा, वहाँ फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। For example, an entity might use an average change rate for a week or month for translating all foreign currency denominated transactions in that time period. These rules apply when an entity buys or sells goods or services that will be paid in the foreign currency, borrows or lend money when the interest payment or repayment principles are in the foreign currency, purchases or disposals of non-current assets, receives dividend and payment to another currencies. एग्जाम्पल आपको दिए जनाब, उसने कहता है पाकिस्तानी कंपनी है विद रुपीज, उसकी फंक्शनल करेंसी जो पाक रुपीज है, हैज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जो है 31 दिसंबर है, बाइज गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन सप्लायर्स, उसने गुड्स परचेज किए हैं, कब परचेज किए हैं? 31 दिसंबर को, और कितना पैसा दिया उसने? उसने कहा ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो उसको 10,000 उसको पे करना है।
द स्टूडेंट सप्लायर इवेंचुअली पेड इन मार्च, उसकी पेमेंट कब हुई है? पेमेंट हुई इसकी मार्च 2007। तो आपका परचेज कब हुआ था? 31 दिसंबर। अब आपका ये क्लोज हुआ 31 दिसंबर को, और उसके बाद आपने अगले साल इसको पेमेंट की है। एक्सचेंज रेट उसे दिए बंदे का जिस, अब ये स्पॉट रेट आपका, ये जो आपका रेट है ये कौन सा रेट है? ये स्पॉट रेट है। तो जब डेट ट्रांजेक्शन बुक होगी वो स्पॉट रेट पे होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, आपका 31 दिसंबर आएगा, द परचेज इन्वेंट्री एंड द ट्रेड पेबल्स टू बी रिकॉर्डेड इनिशियली एट द स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट आपका क्या था? ये आपका स्पॉट रेट था, तो इस पे उसने ट्रांजेक्शन बुक कर ली। दिस गिव्स अ ट्रांजैक्टेड वैल्यू 750,000 फॉर रिकॉर्डिंग द लेजर काउंट। तो उसने कहा इसको आप जो है 125 आपका रेट था, और 10,000 आपने इसका उसकी परचेज प्राइस थी, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप 750,000 जो है वो ट्रांजेक्शन बुक कर लेंगे फर्स्ट ऑफ दिसंबर। ठीक हो गया जी। तो ये आपने उसने अपने आपको उसने एंट्री परचेज करके दे दी, परचेज डेबिट या स्टॉक डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलत कर लिया, ये जो फिगर है ना, ये फिगर होकर लिख दिया। ठीक है जी। Note that the practical purpose, if the entity buys A frequently, it may be able to use the average spot rate भी लगा सकता है। अगर ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही है तो वो कहता है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन इस एग्जांपल में नहीं है। ठीक है जी, आगे करते हैं। रिपोर्टिंग एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अब क्या हुआ, 31 दिसंबर आया, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आपको जो है गेन और लॉस राइजिंग ऑन ट्रांजेक्शन वो कैसे होगा? पहले इसने जो एग्जांपल दिया ना, इसने कहा यहाँ पे इस एग्जांपल में उन्होंने आपको ये बताया कि आपने इनिशियली कैसे बुक करनी है। अब 31 दिसंबर को क्या होगा वो आपसे आगे बात करने लगा है। इसी ट्रांजेक्शन की बात करेंगे कि 31 दिसंबर को हमने क्या करना है। ट्रांजेक्शंस इन द फॉरेन करेंसी आर रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली एट स्पॉट रेट, जो आपने पीछे कर लिया है। बैलेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द सच ट्रांजेक्शंस मे स्टिल एग्जिस्ट ऑन एट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन। तो अब देखिए यहाँ पे इसने पेमेंट कब करी है? इसने पेमेंट करनी है मार्च में, ये पेमेंट मार्च में करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने एंट्री पास की थी, इसका जो पेबल आ रहा था, वो पेबल आपको 31 दिसंबर को भी स्टैंड कर रहा है। तो वो बात यही पे कर रहा है कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, अभी अभी एग्जिस्ट कर रहा है आपके रिपोर्टिंग डेट पे, तो क्या करना है? एक्सचेंज रेट changes over time and the exchange rate at the end of the reporting period will not be the same at the spot rate. अब देखिए, आपने पेमेंट तो उसको डॉलर में करनी है, स्टर्लिंग डॉलर में करनी है। तो आपको जब आप जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उस दिन के रेट से आपको डॉलर परचेज करके उसको देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 31 दिसंबर को अगर रेट बढ़ जाएगा तो मेरा लॉस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी पेमेंट डॉलर में है। तो वो यही पे वही बात कर अब जो कर रहा है कि अब आपको देखना पड़ेगा कि 31 दिसंबर को क्या रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको अपना पेबल जो है वो शो करना पड़ेगा। Retranslation of item at later date will lead to the gain or losses in the exchange rates have moved. The gain or losses is the difference between the original and the retranslated. अब अपने ओरिजिनल प्राइस क्या सेट की थी, ओरिजिनल प्राइस हमने ये सेट की थी। अब अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, हमारी बुक में पेबल की अमाउंट बढ़ गई है, तो लॉस हो जाएगी। There is an exchange gain when the asset increase in value or retranslation. तो लायबिलिटी के केसेस में अगर बढ़ रहा है तो आपका लॉस हो रहा है, और एसेट के केसेस में अगर आपको बढ़ रहा है तो आपको फायदा हो रहा है। These are exchange losses when the assets fall down. The rule of IAS 21 for reporting assets and liability at the end of the subsequent period make distinct between. वो कहता है आप इसको डिस्टिंग करें। आप देखें कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो मॉनेटरी आइटम की ट्रांजेक्शन है या वो नॉन मॉनेटरी आइटम की ट्रांजेक्शन है। तो उसके हिसाब से IAS 21 जो है आपको बताएगा कि हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। मॉनेटरी आइटम जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कैश में कन्वर्ट हो या जिसका पेबल है, रिसीवेबल्स हैं आपके, और आपके नॉन मॉनेटरी क्या है? आपके आपके एसेट्स हैं, आपकी इन्वेंटरीज हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। कहते हैं ये मॉनेटरी आइटम आपके होंगे रीट्रांसलेटेड टू द क्लोजिंग रेट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, और डिफरेंस का जाएगा पीरियड। आपके लिए क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, रेट चेंज हो गया, अमाउंट बढ़ गई, लॉस हो गया, कहाँ जाएगा? पीरियड में। रेट कम हो गया, अमाउंट कम हो गई, प्रॉफिट हो गया, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। तो मॉनेटरी आइटम को जब आप कन्वर्ट करेंगे
उसका जो भी डिफरेंस होगा, प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा, वो आपका सीधा पीरियड को हिट करेगा। नॉन मॉनेटरी आइटम कैरिड एट कॉस्ट, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, हमने कॉस्ट पे रखा हुआ है, कॉस्ट मेथड लगाया हुआ है, रिवैल्यूएशन मेथड नहीं लगाया हुआ, कॉस्ट मेथड लगाया हुआ है। बिल्डिंग को आप रिवैल्यूएशन भी रख सकते हैं और कॉस्ट मेथड भी रख सकते हैं। तो आपने अगर कॉस्ट मेथड लिया हुआ है तो फिर आपने कुछ नहीं करना। नो रीट्रांसलेशन, द ट्रांजेक्शन इज लेफ्ट एट द ओरिजिनल स्पॉट। ठीक है जी। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स अगर आपने कॉस्ट मॉडल पे रखे हुए हैं, दो मॉडल है ना आपके पास IAS 16 में, रिवैल्यूएशन मॉडल है और कॉस्ट मॉडल है। तो अगर आपने इसको कॉस्ट मॉडल में रखा हुआ है तो फिर उस टाइम कहता है आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अगर आपने उसको फे वैल्यू या रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा हुआ है, फे वैल्यू मॉडल होता है आपका IAS 40 में और रिवैल्यूएशन मॉडल होता है आपका IAS 16 में। तो फिर क्या करना है आपने, कहता है रीट्रांसलेटेड द एक्सचेंज रेट रूलिंग एट द डेट ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। वो कहता है जिस डेट को आप चेंज करोगे, मैंने रिवैल्यूएशन करता हूँ, मैंने अब देखिए रिवैल्यूएशन होती है ना, वो 3 साल में एक दफा होती है और वो हमेशा उसके लिए कंपनी खुद पॉलिसी बनाती है। अब मेरी कंपनी पॉलिसी बनाई कि मैं हर साल, मेरा जो है वो इजी पीरियड कब होता है, मैं कहता हूँ यार मैं साल में ना, अक्टूबर का महीना बड़ा अच्छा है, उस टाइम में इतना ज्यादा काम नहीं होता, तो उस टाइम मैं रिवैल्यूएशन क्या करूँ। मैंने अपनी फैसिलिटी के हिसाब से रिवैल्यूएशन करनी है ना। अब अगर मैं रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर को करने बैठ जाऊँ तो उस टाइम मेरे पास बहुत प्रेशर होता है काम का, मुझे ये कंपाइल करना है, वो कंपाइल करना है, तो वो उस पीरियड में मैं ये काम करूंगा अपने कि मैं रिवैल्यूएशन करूंगा। तो कंपनियां खुद डिसाइड करती है कि उन्हें रिवैल्यूएशन कब करनी है। तो वो देखती है पूरे साल में कौन सा पीरियड ऐसा है, कौन सा महीना ऐसा है जब हमारे पास काम का बर्डन कम होता है, हम लोग बहुत बहुत फारिग बैठे होते हैं, तो हम उस डेट को रिवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है जी। तो वो ये सारा बात कर रहा है कि किस डेट पे आप कंपनी रिवैल्यूएशन कर रही है, तो उस डेट का जो रेट है वो रेट आपने अप्लाई करना। अब फिर उसका जो डिफरेंस आएगा, रिकॉग्नाइज इन द सेम लोकेशन एज अ रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन का इफेक्ट कहाँ जाता है, वो हमेशा OCI में जाता है, हमें पता है। IAS 16 हमें कहता है कि जब भी रिवैल्यूएशन करोगे इफेक्ट कर जाएगा, OCI में जाएगा। तो इसको जो है जब आप रिवैल्यूएशन करेंगे इसकी, और जिस डेट को आपने फिक्स किया हुआ है, हर साल करना है, 2 साल बाद करना है, 3 साल बाद करना है, लेकिन करना आपने फिक्स टाइम पे ही है, तो उस टाइम पे जो स्पॉट रेट चल रहा होगा उस रेट पे आपने उसको उसका डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस का जाएगा वो आपको, उसको आप OCI में रखेंगे। ठीक है जी। किसी का अगर क्वेश्चन हो तो वो साथ साथ करो, अभी तक क्वेश्चन आ नहीं रहा, पता लगेगा सब जाग रहे हैं, फिर तो नींद आ जाती है। जी सर जी, सही चल रहा है अभी तक, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। जी सर, बेहतरीन चल रहा है। कोई क्वेश्चन आया तो साथ साथ करो यार, मुझे पता लगे तो मैं खुद ही हो जाऊंगा। नहीं सर, जहाँ जहाँ सवाल आएगा मैं आपको पूछ लूंगा। चलो ठीक है। चलो जी। अच्छा, यहाँ अब हमें क्लियर हो गया कि हमारा मॉनेटरी आइटम कौन से होंगे, हमारे नॉन मॉनेटरी आइटम कौन से होंगे, और नॉन मॉनेटरी में भी हम देखेंगे कि हमारा कौन सा कॉस्ट मॉडल में चल रहा है, कौन सा हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल में चल रहा है, या कौन सा हमारा फेयर वैल्यू मॉडल में चल रहा है। रिवैल्यूएशन मॉडल हमारा IAS 16 में आ जाएगा, फेयर वैल्यू मॉडल हमारा IAS 40 में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए फेयर वैल्यू मॉडल जो है ना, उसका जो डिफरेंस होता है वो IAS 40 कहता है उसको हमने P&L में रखना है, और जो रिवैल्यूएशन होता है IAS 16 जो होता है वो उसको कहता है वो उसे में रखना है। लेकिन वो IAS 16 में अगर देखें तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो P&L में चला जाता है। तो वो सारा आपने उसी तरह देखना है कि वो स्टैंडर्ड में डिस्कस ही करूंगा यहाँ पे कि उस स्टैंडर्ड में उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अब सारा रिवैल्यूएशन जो है वो OCI में नहीं जाता ना, कुछ अगर लॉस हो रहा हो तो वो उसको P&L में ले जाते हैं, तो वो हम वहां पे जाके उसको डिस्कस करेंगे। तो वो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जब आप रिवैल्यूएशन अगर करते हैं तो उस टाइम आप क्या करते हैं, तो वो जो आप उस टाइम करते हैं तो वो यहाँ पे कर दो। ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास IAS 16 में बताता है, और मैं कब हमने लॉस होगा तो OCI में ले जाओ, और P&L में ले जाओ, और प्रॉफिट होगा तो OCI में ले जाओ। बाद में उसके जो डिफरेंट कैटेगरीज है तो वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वहां पे हमने क्या किया और यहाँ पे क्या करना है। तो उसके हिसाब से आप जो है उसको या OCI में रखो या आप उसको P&L में रखो, तो दोनों ऑप्शन आपके पास आ सकती है।
ठीक है जी। तो वो माई 16 जब करेगा तो उसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे वो ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक हो गया जी। तो आपके मॉनिटरी आइटम नॉन मॉनिटरी आइटम भी हो गए। इसको थोड़ा और सिंपल कर दें समझने के लिए, समझने के लिए इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। देखिए जी हो क्या रहा है आपका, 31 दिसंबर आ रहा है, ठीक है। अब 31 दिसंबर पे आपको देखना करना क्या है, वो क्या रहा है, आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आए आप, और एक आपने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है जी। ये दो चीजें लेके आप 31 दिसंबर को आ गए। पीएनएल को उसने क्या किया, पीएनएल को उसने कहा कि पीएनएल को आपने 31 दिसंबर को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने एक ट्रांजेक्शन जब की थी, जो रेट लगाए थे बस उसी रेट पर उसको आप लेके आ जाए, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। हमने ये नहीं करना कि सेल हुई थी मेरी सितंबर में 10 रुपए के हिसाब का रेट था, अब दिसंबर आ गया 25 रुपए हो गया तो मैं सेल बढ़ा दूं, नहीं, उसको हमने कुछ नहीं करना। पीएनएल को बोल जाओ। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट के आइटम जो है ये अगले साल जाने हैं। तो यहाँ पे उसने कहा आपके पास तीन चीजें आएंगी। आपके पास एसेट्स और लाइब्रेरीज वो होंगी जो मॉनिटरी होंगी, और एसेट्स लाइब्रेरी वो होगी जो नॉन मॉनिटरी होंगी। अब यहाँ पे अगर बैलेंस शीट को मैं थोड़ा सा देखूं, तो मैंने कहा इसमें एक एसेट साइड होगी और एक लाइब्रेरी साइड होगी। एसेट्स में मेरे पास क्या होगा, मेरे पास नॉन करंट एसेट्स होंगे और करंट एसेट होंगे। और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास इक्विटी होगी, मेरे पास नॉन करंट लाइब्रेरी होगा और करंट लाइब्रेरी होगा। ठीक हो गया। अब कहता है ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन में आप देख लो आपके कौन से कैश आइटम है, कौन से नॉन कैश आइटम है। जो आपके कैश आइटम है, जिसको ये मॉनिटरी आइटम बोल रहे हैं, वो बोलता है वो जो मॉनिटरी आइटम आपके हैं उसको तो आप 31 दिसंबर का नया डेट लगा दो, और जिस जो जो पहले वैल्यू आ रही है उसका जो डिफरेंस होगा उठा के पीएनएल पे। ठीक हो गया। एक बात की इसने, तो एक बात की इसने की मॉनिटरी की, कि जो मॉनिटरी अपना आपका आ रहा है उसको आप नया रेट लगा के नई फिगर बनाओ उसकी, और जो पुरानी फिगर से डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को उठा के पीएनएल फेंक दो। वो कहता है जो दूसरा जो आपका नॉन मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी जो आपका आइटम आ रहे हैं, उसके अंदर आप बाइफिकेशन कर लो कि वो कॉस्ट मॉडल में चल रहा है, क्या वो रिवैल्यूएशन मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल में चल रहा है। जो कॉस्ट मॉडल में आपके चल रहे हैं एसेट्स, उसको वो कहता है कुछ ना करें, उसको आप बिल्कुल टच ना करें, उसका आपको डिफरेंस निकालना, उसको एज इट इज जाने दें। जो आपका रिवैल्यूएशन है, फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल कहां पे चल रहा है, IAS 16 में, और फेयर वैल्यू कर रहा है IAS 14 में चल रहा है। उसका ट्रीटमेंट आप जैसे करते हो वैसे कर दो। जब डिफरेंस आएगा, अगर उसको आप रिवैल्यू करते हो और डिफरेंस ओसीए में जा रहा है, तो जब एक्सचेंज डिफरेंस है जो फर्क आएगा वो भी उसी में डाल दो। अगर रिवैल्यूएशन करके डिफरेंस जो है वो पीएनएल में जा रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन कर शेयर डिफरेंस का डिफरेंस होगा वो भी आपका पीएनएल में जाएगा। अब बात रही इक्विटी की, इसका क्या करें। तो इक्विटी का वो स्टैंडर्ड कहता है कि आप ऐसा करें, इसके दो पोर्शन करें। इक्विटी देखो, इक्विटी को नॉर्मली इक्विटी भी आपका कॉस्ट मॉडल ही चल रहा होता है, इक्विटी को तो आपने कभी रिवैल्यू करना ही नहीं होता ना। तो अगर तो आपकी इक्विटी पे सालों साल चलती आ रही है तो फिर आप उसको कुछ ना करें। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ शेयर इशू कर दिए, तो उसको आप जो है वो स्पॉट रेट पे ले जाए। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला कि इसको कुछ भी ना करें। ठीक है जी। करंट 31 दिसंबर पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक हो गया जी। सब्सिक्वेंट मेथड ऑफ मॉनिटरिंग क्या कहता है, पाकिस्तानी कंपनी है, वो पिछले वाले एग्जाम्पल आगे लेके चल रहा है ये। अब उसने बात क्या किया, हमने बात की थी कि इसने दिसंबर में परचेज किया है और सब पेमेंट की है मार्च में, पिछली रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करना है। अब बीच में 31 दिसंबर आ गया, उसने कहा 31 दिसंबर को इसका डेट चेंज हो गया। अब ये मॉनिटरी आइटम है, इसका डिफरेंस आएगा वो कहा जाएगा पीएनएल में जाएगा। अब अभी डिस्कस कर लिया हमने ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी 118 पे इनिशियली, ठीक है जी, जिसने ट्रांजेक्शन रेट दिया था। अभी रेट चेंज हो गया है, तो जब रेट चेंज होगा तो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस होगा ये आप कहाँ लेके जाएंगे, ये आप सीधा पीएनएल में लेके जाएंगे। अब पेएबल की अमाउंट कितनी होगी, ये प्लस ये, आपका पेएबल चेंज हो जाएगा बैलेंस शीट पे,
और जो आपकी जो डिफरेंस आया है वो आपका पी को हिट कर देगा। In the above example, the Pakistan company had purchased the inventory. Even if this were still held at the end of the, it would not be retranslated in the non-monetary. वो कहता है आप आपके पास इन्वेंट्री अगर है, ठीक है ना जी, अब इन्वेंट्री जो है वो नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो उसको आपने जो है वो नहीं छेड़ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आपका जो IS2 है वो क्या कहता है, वो कहता है जी इन्वेंट्री को आपने कॉस्ट पे रखना ही नहीं है, आपने तो चेक करना है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। उधर आपका ऑप्शन ही नहीं है इसको कॉस्ट पे रखिए, आपकी पॉलिसी यही होगी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आप ये चेक करें कि इसकी NRV कम हो गई है, तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो उसका क्लोजिंग रेट 31 दिसंबर का जो रेट है वो लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि वो जब अब एक्सचेंज रेट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो कॉस्ट एक्सीड ना कर जाए, क्योंकि कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकती है। तो फिर अगर उसका एक्सचेंज रेट लगा के उसकी NRV जो है कॉस्ट से ऊपर चली जाती है तो फिर आप उसको कॉस्ट पे रखेंगे। ठीक है जी, तो यही वो बात कर रहा है। एग्जांपल Pakistan company had purchased inventory है, even if this were still held at the end of the year, it would be retranslated as non-monetary asset। यहाँ पे इन्वेंट्री थी ना, इन्वेंट्री का जिक्र नहीं किया इस एग्जांपल में, उसकी मूवमेंट क्या हुई है, परचेसेस का लेके नहीं गया, इसका देखिए ये परचेसेस, वो पेबल का इफेक्ट दे रहा है, इन्वेंट्री का इफेक्ट नहीं दे रहा। तो मैंने आपको बता दिया कि उस इफेक्ट कैसे लेके जाना है, इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी आपकी। जब चेंज होगी तो देखिए आप वैल्यूएशन कब कर रहे हैं, आप उसके NRV कब निकाल रहे हैं, NRV आप 31 दिसंबर को निकाल रहे हैं, है तो नॉन मॉनेटरी आइटम। लेकिन जब उसको आपको NRV भी ले गए तो NRV के लिए वो स्पॉट रेट बन जाएगा उस दिन का, उसको स्पॉट रेट में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो उसका जो डिफरेंस आएगा उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो स्पॉट रेट लगा के वो NRV जो है वो कॉस्ट से ज्यादा ना निकल जाए, तो इसको अपने कॉस्ट पे रखना है उसको। Sometimes it was the movement in the carrying amount of the balance denominated in the foreign currency during the period. The exchange difference could be calculated by applying this approach. However, this can be time consuming where there is a lot of movements, and easier approach to find the exchange difference as balancing figure. It has no monetary item with the movement of the accounts in functional currency जो है उसकी जो है pay to 90 into US dollar अकाउंट, उसने अपना US डॉलर अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है जी, उसमें उसने जो है ना उसने डॉलर अकाउंट में अपने बैंक में जाके पैसे जमा कर दिए 90,000। द कंपनी पेड एडिशनल 10,000, बाद में उसको सितंबर में उसने 10,000 और जमा कर दिए अपने अकाउंट में। तो पहले उसने जमा कराया जून में अपने अकाउंट में, इसका कोई बैंक अकाउंट है, US डॉलर बैंक अकाउंट खोल के बैठा हुआ है। उसके बाद 30 जून को 10,000 और जमा कर दी, 1 लाख रुपए जमा कर दिए, 1 लाख US डॉलर जमा कर दिए। देयर आर नो अदर मूवमेंट इन द अकाउंट। एक्सचेंज रेट जो है उसने किए हुए, उसने कहा जी जून में आपका ये रेट था और सितंबर में आपका ये रेट है और 31 दिसंबर को ये रेट है। अब पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है, तो जब रेट चेंज होगा तो आपके 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 जो है वो कैश की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो ये बात कर रहा है, वो कहता है कि ट्रांसलेशन आप कब कर रहे हैं, आप जून में कर रहे हैं। अब जब जून में आप जमा कराया, जून में रेट क्या है 180 है, और 31 दिसंबर को रेट क्या हो गया आपका 155 हो गया, तो पैसा बैंक में पड़े पड़े डाउन हो गया, तो ये आपका लॉस हो जाएगा। जब मैंने पैसा जमा कराया था तो मैंने 90,000 को मल्टीप्लाई किया था 160 से, तो मेरा कैश इन एड जो था वो 14.4 मिलियन आ रहा था बुक्स के अंदर। तो 31 दिसंबर को रेट कम हो गया, तो मेरा जो 90,000 बैंक में पड़ा हुआ था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 155 से, तो मेरा कैश इन एंड 13.950 आ गया। तो बाकी 450 कहाँ जाएगा, वो आपको वो P&L में चला जाएगा। इसी तरह जो 10,000 था वो आपने स्पॉट रेट जमा कराया 159 पे, वो रेट भी आपका 10% कम हो गया, तो वहां पे भी आपको लॉस हो गया, तो ये लॉस भी आपका कहाँ चला जाएगा, P&L में चला जाएगा। ठीक है जी, ये सारे उसने आपको बना के दे दिए। तो जनाब मूवमेंट कर रहा है, वो कहता है जनाब
द पाकिस्तानी कंपनी फंक्शनल करेंसी रुपीज बोरोड, अब आपने लोन ले लिया है, आपने 90,000 लोन लिया, कब 30 जून को लिया, ठीक है जी, इस डेट को रेट क्या था 160, तो आपको इतना 160 मल्टीप्लाई 90,000 आपको पे करना है, लेकिन पे कब करना है आपने, द कंपनी रिकॉग्नाइज एन इंटरेस्ट 10,000 ईयर एंड, उसने 10,000 रुपए इसको इंटरेस्ट भी देना है, देयर इज नो अदर मूवमेंट एक्सचेंज लॉस, अब अगर आपने देखे मूवमेंट कोई नहीं हुई है, अब यहाँ दो रेट दिए हुए हैं कि एवरेज डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर का दिया हुआ है, पेबल तो क्लियर है ना, पेबल तो आप सीधा जाके इसको 31 दिसंबर का रेट आके उस रेट पे ले आएंगे, और स्पॉट रेट पे जो है जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है आपका पेबल के केस में बात कर रहा हूँ, ये आपका फायदा हो जाएगा। पहले आपने जो डॉलर पे करना था तो वो 160 का मिला था मार्केट से, अब आपको 155 का मिल रहा है, तो आपको फायदा हो रहा है। एक्सचेंज जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 10,000, वो इंटरेस्ट कहता है कि इसके लिए आप दोनों काम कर सकते हैं, चाहे आप उसको एवरेज रेट लगा दें, चाहे आप उसको क्लोजिंग रेट लगा दें, ठीक है। बाद लोग अगर पीरियोडिक ईयर बुक कर रहे हैं तो फिर वो एवरेज रेट लगा देंगे, लेकिन अगर आप एट द एंड ऑफ द ईयर बुक करते हैं तो फिर आप एट द एंड ऑफ द ईयर का रेट लगा दें, क्योंकि पीएनआर का आइटम है ना, पीएनआर के आइटम में हमने बात की थी, आप कुछ भी नहीं करेंगे 31 दिसंबर को, तो यहाँ पे आप वो कहता है उसको एवरेज रेट लगाना चाहते हैं एवरेज लगा दें, जो आप अगर आप ईयर एंड पे आप कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, तो आप उस पर इंटरेस्ट को जो है ईयर एंड का रेट लगा सकते हैं। कहता है देयर इज नो रूल इन IAS 21 as what rate should be used for the accrual for interest. The accrual could be deemed to arise over the period in which the case the average rate would be used, or it could be treated as a rate transaction, in which case the closing rate। तो बहुत ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप साथ साथ अप्रूव कर रहे हैं तो एवरेज रेट लगा दें, अब एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं तो आप वो वाला रेट लगा दें। प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज नॉट अफेक्टेड बाय द चॉइस ऑफ रेट, दिस वुड बी compensating adjustments in the amount of exchange differences। तो ये उसने आपको सारी वर्किंग बना के दे दी है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले डेट ये था, बाद में डेट चेंज हो गया आपको, तो ये जो है आपको एक्सचेंज गेन हो जाएगा, क्योंकि आपको कम पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इंटरेस्ट में उसमें ऐड कर दिया उसने, इंटरेस्ट को उसने रेट लगाया, एवरेज रेट लगाया, और बाद में जो इसको क्लोजिंग रेट लगाया, उसने कहा जब क्लोजिंग रेट लगाएंगे 1 लाख रुपए पे, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आपका इतना गेन हो जाएगा। तो दोनों तरीके दिखा दिए उसने, एक 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 इंटरेस्ट पे आपने उसने क्लोजिंग रेट लगा दिया है, एक पे 2 लगा दिया है, तो आपको जो है वो थोड़ा सा आपका पीरियड में जो फिगर जा रही है वो आपकी पॉलिसी हिसाब से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब बात करता है रीवैल्यूएशन की। अच्छा, यहाँ पे देख लेते क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर्स अप्रोच कैन बी यूज्ड इन एनी सिचुएशन वेयर there are movements of the amounts denominated in the foreign currency. For example, when consolidating foreign operations, the parent consolidates the subsidiary net asset at the start of the period. In last year consolidated financial statements and its profit and loss for the period in this consolidated financial statement, वो कहता है ये आपने जो पिछले साल का पीरियड था आपका, उसको हमने नेट का रेट लगाया, नेट एसेट बने आपके, और जो करंट आपका पीएनएल आ रहा है उसका आपने करंट रेट लगाना है, ठीक है ना। जब पिछले साल की बैलेंस शीट बनी थी उसको उस पर पिछले साल के स्पॉट रेट लगे थे, अब आप करंट ईयर में आ गए हैं, तो आप जो करंट ईयर में आपको पीएनएल ही आएगा ना, बैलेंस शीट तो इन्वेस्टमेंट सारी सारी पीछे आ चुकी है, तो उससे आप करंट रेट लगा देंगे। दिस टू फिगर्स विल सम टू द सब्सिडी नेट एसेट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ फॉरेन करेंसी, बट नॉट व्हेन translated into rupees, the difference in the exchange gain or loss. This will be discussed later। बात ही है जब ये फॉरेन पेशेंट की बात करेगा उसमें आपको मजीद एलिब्रेट कर देगा आपको कि ये वो क्या कहना चाह रहा है। अब रीवैल्यूएशन की बात कर रहा है, the non-current assets in a foreign currency might be revalued during the financial period. For example, a Pakistani company might own an office property in Thailand. The cost of the office would have been translated at the spot rate when the property was originally purchased. However, it might subsequently have been revalued. The revaluation will almost certain to be in Thailand, in Thai baht. This revalued amount must be translated into functional currency of the entity for in Pakistan rupees. ठीक है जी। Any gain or loss arising on
retranslation of the property is occurring the same place in profit and loss arising from the revaluation. तो वही बात कर रहा है कि आप देखें रिवैल्यूएशन क्या पे जा रही है, ओसीएम में जा रही है या उधर जा रही है, तो वहीं पे आप एक्सचेंज गेन भी आप ले जाए. If there is a gain have been recognized in other OCI in accordance with IAS 16, the exchange difference will be parted for OCI. If the revaluation gain have been recognized P&L as per IAS 40, तो उसको P&L में आप बुक करते हैं. ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई इसने. As a पाकिस्तानी कंपनी पाक रुपीज हैज फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर, बिल्डिंग कब लेके आया, वो दिसंबर 1 को बिल्डिंग लेके आया 1 लाख रुपए की. रेट क्या था आपका 400, उसको ने रीवैल्यू कर दिया 2006 में, 31 दिसंबर को रीवैल्यू कर दिया महीने बाद ही. अब उसका रेट क्या चल रहा था, उसका रेट जो है वो चेंज हो गया 415 हो गया. तो इनिशियली क्या एंट्री पास करेगा, इनिशियली तो वो 4 लाख इनिशियल रेट पे वो एंट्री पास करेगा. बाद में वो रीवैल्यूएशन हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन जब होगा तो उसको वो रीवैल्यूएशन के साथ बुक कर देगा, जो डिफरेंस आएगा वो आपका एक्सचेंज गेन में ले जाएगा. एग्जांपल सिंपल ही देता है. पाकिस्तानी कंपनी बहुत मशीन इन जनरल सप्लायर 200,000 मार्च जब एक्सचेंज रेट क्या था उसका ये चल रहा था. 31 दिसंबर को क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एक्सचेंज रेट कितना हो गया, 180 हो गया. ठीक हो गया जी. उसे पेमेंट करनी थी 190 की, अब पेमेंट करेगा 180 की, उसको प्रॉफिट हो जाएगा. 1,000 पाकिस्तानी रुपीज हैड नॉट येट पेड द जर्मन सप्लायर. ठीक हो गया जी, तो पेमेंट निकाल लेंगे, इसका प्रॉफिट उसको प्रॉफिट हो जाएगा. नीचे क्वेश्चन दी हुई है इसके. रिपोर्टिंग एट द settlement of transaction. Reporting at the settlement of transaction. Transaction settlement हो रही है, तो फिर क्या होगा जनाब. The settlement of a foreign currency transaction involves a receipt of payment of the foreign currency. The receipts of payment of the transaction in its own right and must be recorded at the date ruling at the date of receipt of payments. ठीक है जी. डेफिनेटली मैंने आपको पेमेंट देनी है, तो मुझे जब डॉलर देना है आपको, तो उस डेट को मैं जाके बैंक से डॉलर लेके आऊंगा, तो उस डेट का रेट इफेक्ट करेगा मुझे. ये बात वो कर रहा है. There will be exchange difference when the exchange rate at the date of settlement is different or the date of receipt. तो आपने पहले भी जब ट्रांजेक्शन मैंने की थी उस टाइम एंट्री पास की होगी कि मैंने 10 रुपए देने हैं, अब पता लगा जी मुझे 20 रुपए देने हैं, क्योंकि जो मैं डॉलर देने गया तो महंगा हो गया. शेयर पेपर्स दिस इज recognized in the statement. वो कहता है डिफरेंस आएगा पीएनएल में डाल दो. ठीक है जी, ये आपने इसकी रशीद दे दी है. पाकिस्तान रुपीज सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर्स इन सऊदी अरेबिया 72,000, 12 सितंबर को सेल किया उसने. जब डिफरेंस क्या था, इतना था, तो जब मैं सेल किया तो मैं सेल बुक करूंगा. सेल कैसे बुक करूंगा, 72,000 ठीक हो गया जी. इट स्टिल्स पेमेंट कब आई, अब पेमेंट जब आई तो मुझे इतने में मिलेगा. मेरा जब मैं कन्वर्ट करने जाऊंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा. ठीक है जी, रेट बढ़ गया तो मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे. 31 दिसंबर क्या हो गया, अब उसने कहा जनाब आपने जो ट्रांजेक्शन बुक की है वो तो डेफिनेटली आपने स्पॉट रेट पे की हुई है, अब पैसा किस पे आया आपको, पैसा आपको आज के रेट पे आ गया. तो जो डिफरेंस होगा आपका वो कहाँ जाएगा, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, वो प्रॉफिट लॉस में छूट जाएगा. ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है. सेशन मेरी साथ साथ देता है क्या. ऐसे ही सर. तो बच्चा ही बैठ के कर ले. इंग्लिश ऐसे लिखते हैं समझ नहीं आती. 3 stages in the consolidation process. अच्छा यार कंसोलिडेशन शुरू हो गया ये. अब ये आ गया जी फॉरेन ऑपरेशन की बात शुरू हो गई है. तो फॉरेन ऑपरेशन की बात करने लगे. अब इंडिविजुअल बात खत्म हो गई, इंडिविजुअल अकाउंटिंग हमने सीख ली सारी. अब हम बात करने फॉरेन ऑपरेशन की कि हमारे पास एक ब्रांच हमने बनाई हुई उधर, या कोई सब्सिडी बनाई हुई है, या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है, उसको हमने कंसोलिडेट करना है. कंसोलिडेशन का तरीका आपको पता है. जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंसोलिडेटर्स होते हैं IAS 28 में, और सब्सिडी कंसोलिडेट होती है IFRS 10 में. तो उसके हिसाब से कंसोलिडेट करेंगे. उसके रूल इसने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं. तो कंसोलिडेशन अभी हम नहीं कर रहे, कंसोलिडेशन हम इंशाल्लाह करेंगे जब हम कंसोलिडेशन पढ़ लेंगे. ठीक है जी. तो 3 स्टेजेस उसने बनाई हुई इसकी, 3 स्टेजेस के हिसाब से वो उसको बुक करेगा. ठीक है, तो ये इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. तो
इसको स्किप करके बाद में जब हम इसको कंसोलिडेशन हम करेंगे ना, तो उसके स्टेप करेंगे भी आपको भी समझ नहीं आएगा और मुझे भी समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, तो कंसोलिडेशन के बाद हम जाएंगे, आखिरी टॉपिक है इसका, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसे आगे कुछ नहीं है इसके। कंसोलिडेशन बहुत लंबा है, मेरे के लिए एक दिया हुआ उसने, उसी को एक्सप्लेन अच्छा तो खाने से प्रॉफिट लॉस बना दिया इसमें। चलो अब डिस्पोजल ऑफ फॉरेन पेशेंट आ गया। डिस्पोज आप करेंगे तो क्या होगा, वो कहता है जनाब, most of the according rules of disposal of the foreign subsidies and for partial disposal of foreign subsidies are set out in IFRS 10 में दिए हुए हैं। However, IFRS 10 does not deal with the accounting treatment of the balances of on separate equity reserves account when foreign subsidies is disposed of, the matter dealt in IAS 20। ठीक है जी, तो आपने क्या किया था, जहाँ पे जब हमने पहले जब स्टार्ट में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ हमने बात की थी आपसे कि फॉरेन ऑपरेशन बनेगा, ठीक है जी, उसका सारा हम एक उधर हम क्या करेंगे, सारी अमाउंट ओसीए में रखते रहेंगे। ठीक है ना जी, आप लोगों ने स्टार्ट में बात की थी। तो क्या होगा, आप हर साल जो डिफरेंस आएगा, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई ना, उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई, इन्वेस्टमेंट हर साल चेंज होगी। जब वो चेंज होगी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी और उसका डिफरेंस क्या जाएगा, ओसीए में जाएगा। अब ओसीआई तो पार्ट ऑफ पी एंड एल है, वो तो खत्म हो जाएगा और अगले साल वो फिगर कहाँ जाएगी, वो लाइब्रेरी में घुस जाएगी। उस लाइब्रेरी में आप एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना, उस अकाउंट का नाम क्या रखेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। अब वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व जो है वो लाइब्रेरी में आएगा, इक्विटी का पार्ट होगा, वो आपका अगले साल चला जाएगा। फिर अगले साल फिर मजीद उसमें डिफरेंस आएगा, वो उसमें आके ऐड हो जाएगा ओसीआई के थ्रू, वो सालों साल चलता रहेगा। वो उसकी बात कर रहा है, उस रिजर्व, ये इक्विटी रिजर्व, ये इक्विटी रिजर्व जो है वो आपका फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है। और ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये ओसीआई से आपका बैलेंस शीट में आ रहा है। तो ओसीआई आपका बनेगा, वो ओसीआई आ जाएगा इक्विटी में, जिसका नाम रखेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और वो आपका लाइब्रेरी में चलता हुआ आ रहा है। अब वो सब्सिडी अपनी डिस्पोजल हो रही है, अब उस लाइब्रेरी को खत्म करना है, सॉरी इक्विटी को खत्म करना है। वो कैसे करेंगे आप, अब वो आप देखें क्या करेंगे। कहता है व्हेन द एंटायर इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन पेशेंस इज डिस्पोजल, अब वो कहता है पूरी इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दी, अब पूरी ने सेल कर दी, अब वो रिजर्व आ रहा है, रिजर्व का क्या करेंगे, उसको भी खत्म करो। द कम्युनिटी बैलेंस ऑफ द सेपरेट इक्विटी रिजर्व्स which represent the previous recognized in OCI। ठीक है ना, पहले आप हर साल OCI में रखते रहे और OCI तो आगे जाता ही नहीं अगले साल, तो आप उसको उठा के आप इक्विटी रिजर्व में रखते गए। should not be reclassified to equity to P&L, तो उसको कहते हैं P&L में ले जाओ। ठीक हो गया जी। उसके बाद अच्छा, मैंने जब आपको स्टार्ट में समझाया था ना, तो मैंने शायद उधर कहा था कि इक्विटी से रिटेनर में हो जाएगा, लेकिन ये रिटेनिंग में नहीं जा रहा है, डिस्पोज होने के बाद वहां जा रहा है। रिजर्व जो आपको पड़ा होता है वो जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व है आपका, ये तो ये कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका पीएनएल में जा रहा है। ठीक है, ये रिटेनिंग में नहीं जा रहा। तो शायद मैंने आपको स्टार्ट में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था ना, वहां पे मैंने कहा था ये रिटेनिंग नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा नोट कर लें पॉइंट को, कि वो कह रहा है कि जब आपकी कुछ सब्सिडी थी, उस सब्सिडी में आप इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था उसको आप ओसीआई में रखते गए, ओसीआई आपका इक्विटी रिजर्व में जाता रहा, उसका नाम हमने रखा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व रखा। वो अब उसको जब खत्म करेंगे तो सारा रिजर्व कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका पीएनएल में, फिर पीएनएल से वो रिटेनिंग में आएगा, वो उस करंट ईयर का प्रॉफिट बन जाएगा। बाद में कहता है देयर वाज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द सब्सिडी। अब आपकी 100% सब्सिडी नहीं है, आपकी सब्सिडी 80% है, तो फिर एनसीआई आएगा 20%। उसका क्या कहता है, एनसीआई इज डीरिकॉग्नाइज्ड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डेफिनेटली जब सब्सिडी नहीं रही तो एनसीआई क्या करेगा उधर, the amount previously recognized in other companies' income and attributed to NCI must not reclassified and recognized in the profit and loss account। तो अब क्या करेंगे, जो डिफरेंस होगा, अब आपका जो टोटल ओसीए वो कह रहे हैं ना, क्योंकि टोटल ओसीए तो पहले पीएनएल में गया था, लेकिन अब टोटल ओसीए पीएनएल में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो सब्सिडी है वो 80% है, तो 20% का घुस जाएगा, वो एनसीआई में घुस जाएगा। When a portion of an investment in the foreign subsidy is disposed of, a proportional share of the amount of previously recognized other companies' income, the cumulative balance is separate equity reserve should now be classified from equity profit। वो कहता है अगर आप
100% जो है वो नहीं कर रहे, मतलब मेरे पास 100% सब्सिडी 80% सब्सिडी थी, मैंने 20% सेल कर दी, तो 60% अभी मेरे पास है। तो वो कहते हैं जो 20% है उसको उठा के आप जो है आप ले जाए P&L में। प्रोपोर्शनलिटी आप कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनलिटी जो OCI है उसको आप कन्वर्ट कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। When income previously recognized in other comprehensive income is reclassified to gain or loss in the profit loss account, a reclassification adjustments, there must be an offsetting loss or gain in other comprehensive income to avoid double counting। ठीक हो गया जी। तो ये सर आपका जो चैप्टर है वो हमारा आज खत्म हो गया, इसमें कंसोलिडेशन रह गया। कंसोलिडेशन जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो बाद में जब कंसोलिडेशन कर लेंगे तब आके इसको यहाँ से रिपीट कर लेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह जो है हमारा वो होगा, ये क्वेश्चंस के आंसर देता है यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम इंशाल्लाह करेंगे। मैं अगर रिकॉर्डिंग को स्विच ऑफ कर दूँ, रिकॉर्डिंग यहाँ मैं बंद कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह हम जो है मीटिंग एंड होगी तो रिकॉर्डिंग तभी बंद होगी, आप तो साइन ही नहीं आ रहा। चलिए मैं फिर मीटिंग एंड करने लगा हूँ, अभी किसी पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो है अभी फिलहाल तो सेक्शन को ही करेंगे हम, उसके बाद जो है ना फिर इसको देखते हैं क्लासेस क्या कैसे सिलसिला चलेगा। आज का लेक्चर खत्म हो गया, ये IAS 21 तकरीबन खत्म हो गया हमारा सारा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर ले, तो फिर मैं मीटिंग ऐड करूंगा तो रिकॉर्डिंग खुद ही बंद। सर इसके रिलेटेड कोई आपके पास बात वगैरह हो तो वो शेयर करते, और सेकंड पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर सेकंड को ही होगा। अच्छा चलो ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे को ना पहले हम पास पेपर कर लेंगे इसको इस टॉपिक पे, उसके बाद फिर हम कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। बेहतरीन सर, ऐसे कर लेते हैं। मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है। लास्ट में हम पहले पास पेपर कर लेंगे, इसके 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम इसको जो है वो कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। टॉपिक से रिलेटेड आपको चीजें समझ आ गई सारी, सिंपल था, जिस समय मैंने आपको पहले फ्लो बताया था उसी फ्लो पे सारा काम हमने किया है। जी सर, बिल्कुल बेहतरीन। चलो जी, रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ, फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये मेरे पास बटन आ गया, ओके।